नमस्कार, मैं हूँ नीरज त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। अ, हमारे साथ है राकेश कायस्थ जो मेरे पुराने मतलब दोस्त भी हैं और हम लोग और वो एक लेखक हैं, पत्रकार हैं और इसको कहते हैं कि हिंदी में जो कम ही लोग बचे हैं जो उतना बढ़िया कटाक्ष लिखते हैं जैसा कि वो लिखते हैं। तो उन्होंने वो लगातार फ़ेसबुक पर अभी लिखते रहे हैं कि एक उनका एक लंबा-सा पीस आया है, सब याद रखा जाएगा और एक कि प्रधान जी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। सब याद रखा जाएगा में वो बता रहे हैं कि पूरी तरह कि ये मोदी जी के उसमें निज़ाम में इस समय क्या कुछ चल रहा है और राकेश भी हम उन सारे उन भारतीयों में शामिल हैं जो इस समय जो जंतर-मंतर जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर काफ़ी परेशान, आंदोलित, विचलित और अ, एक और उसको लेकर परेशान हैं। तो राकेश एक तो आपका स्वागत है पर ये कि अगर आप बताएँ कि ये सब याद रखा जाएगा जो आपने लिखा है, कि जिसमें एक तरह से ये कि जो डंडा मार रहे हैं तो उससे लोगों की याददाश्त लौट रही है। जैसे कि एक रियलिटी चेक की तरह वो आया है सामने हमारे और हम सब लोग उठ के देख पा रहे हैं कि ये जो एक तरह से हम मूर्छा से वापस लौट रहे हैं। जी। धीरज जी, ये बहुत विलक्षण समय है मैं कहूँगा। और उसमें एक ऐसा समय है जिसको हम सबको एक टाइम कीपर की तरह इस समय को देखना चाहिए। हम इस समय के प्रहरी हैं और हमें बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और हमें आसान भाषा में थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करके लोगों को ये बताना भी चाहिए कि हो क्या रहा है देश में। तो थोड़ा उसके लिए हमको ये पीछे जाना पड़ेगा और जो मैंने लिखा है, मैंने ये कहा है कि ये सर में चोट लगने से याददाश्त चली जाती है, ये तो एक चिकित्सकीय सच है। याददाश्त वापस आ जाती है, तो मिथकीय चिकित्सकीय मिथ्या है, मिथ्या है ये जो मतलब मिथ है जो मतलब, इसका सिनेमा में बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन इसको मैं एक मेटाफर के तौर पे देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लाठियाँ कनॉट प्लेस में पड़ी है छात्रों पर और आप देख रहे हैं सर से खून जी। बह रहा है लोगों के, उसने जो है हमारी राजनीतिक स्मृतियों का जो पहले अपहरण हुआ और उसके बाद स्मृतियों को मिटा दिया गया, कुरच-कुरच कर, वो स्मृतियों को उसने एक झटके में उन लाठियों ने वापस ला दिया। तो ये क्यों है, क्या है, थोड़ा-सा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और पीछे जाके मैं 2004 में आता हूँ। जब 2004 में एक सत्ता परिवर्तन होता है और उसके बाद एक नई सरकार आती है मनमोहन सिंह की। 2004 से लेके 2009 तक का जो कालखंड है, उसमें अगर आप देखें तो इस देश का आर्थिक विकास जो है, उसकी दर है, वो लगभग साढ़े 8% से 9% के आसपास रही है। और 2004 से लेके 2009 का जो 5 साल का जो समय है और वो वहाँ एक कल्पना की सरकार थी। आप किसी से भी नई पीढ़ी को अपने पिता से ये पूछना चाहिए कि उस 5 साल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ी थी? तो उससे आपको अंदाज़ा होगा। तो वो एक तरह का समाज में एक माहौल ऐसा था, जबकि बेशुमार तरक्की हो रही थी और उस तरक्की में ऐसा था कि संज्ञा शून्य हो गया था हमारा देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो 2004 में जो मीडिया की जो पूरी भूमिका है 2004 से लेके 9-10-11 तक, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमको समाजशास्त्रीय नज़रिए से, राजनीतिक नज़रिए से, हर नज़रिए से उस बात को समझना चाहिए कि उस दौरान हुआ क्या? उस दौरान आप ये देखिए कि जो देश के पास एक निहायत ही बोरिंग प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह नाम था जिनका। और साथ-साथ एक एकेडमिक राष्ट्रपति थे जो बाद में बने, जो कलाम। जो अमेरिकी राष्ट्रपति जब बुश आए थे, तो कलाम ने उनको प्रेज़ेंटेशन एक दिया जो कि भारत में जो है ऊर्जा संकट है, वो कैसे हल होगा और हमारा रोड मैप क्या हो सकता है। ये कलाम साहब ने जो है, कलाम साहब जो है मतलब औपचारिक ही बैठक होती है राष्ट्रपति की, क्योंकि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री होता है। तो डिस्कोर्स का वो लेवल था उसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये समझ में नहीं आया कि क्या करें? क्योंकि दूसरी तरफ जो है मनोरंजन का महाविस्फोट था, जहाँ पे फेम गुल और आपका इंडियन आइडल और बिग बॉस भी आ चुका था उस समय। तो बिग बॉस की हेडलाइन बनते थे कि आज इस हफ्ते क्या होगा और कौन बाहर होगा, कौन अंदर होगा जो है। साढ़े 9 बजे जो प्राइम टाइम है जो मतलब, और हमें ये कहा जाता था उस समय कि हेडलाइन छोड़ के बाकी जो जो कुछ भी है जो मतलब, जितने भी ड्रामे चल रहे हैं देश में, वो सारा उठा लो। मतलब आप देखिए, प्रिंस नाम का एक बच्चा गड्ढे में गिरा अगर, तो 72 घंटे हमने उसको लाइव किया और उसको ये लोग रियलिटी टीवी बोलते थे। तो परिदृश्य से राजनीतिक जो है घटनाएँ, खबरें सब कुछ गायब कर देगी।
वो बोरिंग सा था, इसलिए हम 9% साढ़े 8% के वास्तविक विकास दर पे थे। और अभी का विकास दर जो भी बताया जाता है, उसपे आईएमएफ कहता है कि भाई हम पे भारत के आंकड़े समझ में नहीं आते। तो ये बुनियादी फ़र्क है, वो दर वास्तविक था। तो अब उस फ़ील गुड में जो है मीडिया क्या कर रहा था जाने-अनजाने में, मीडिया जो है पब्लिक मेमोरी पे, जो राजनीतिक स्मृतियाँ हैं उसको खुरच-खुरच के मिटा रहा था। और ये सिलसिला चला 2010 से 11 तक। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हुआ कि पूरी दुनिया बदल गई, अरब स्प्रिंग हुआ और इंटरनेट, फेसबुक के ज़रिए क्रांतियाँ होने लगी पूरी दुनिया में जो है। और क्रांतियों में भी एक बात कॉमन थी जो बाद में लोगों को समझ में आया कि वो सारे रेजिम जो थे कट्टरवादी थे, जो मतलब अगर आप उधर से भी अगर ट्यूनीशिया से लेके और यमन और यहाँ-वहाँ जो भी जो है या लीबिया आप देखें अगर जो मतलब, तो कोई बहुत अच्छे रेजिम नहीं आए वहाँ पे, ये उसका एंगर था जो मतलब। अब इस एंगर को भुनाने के लिए ठीक है विवेकानंद फाउंडेशन आया, अन्ना जी ने गन्ना बोया और उसके बाद जो हुआ देश भर में, वो हम सब लोगों को पता है। लेकिन जो बात उसमें जो पीछे छूट गई वो बात बहुत मार्के की है। आप आप देखिए किसी भी नौजवान लड़के से जब बात करें क्या तो वो ये कहेगा कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार बहुत गलत कर रही है। ठीक है? मैं ये मानता हूँ कि कोई अच्छा नहीं है लेकिन ये सरकार गलत कर रही है। अब 2 बातें गौर करने वाली हैं कि कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ मैं और मैं जो है कोई सरकार अच्छी नहीं है जो मतलब, ये दोनों नैरेटिव कहाँ से आए? ये नैरेटिव इसलिए आया कि 8-10 साल की आपकी कोई राजनीतिक स्मृति है ही नहीं जो मतलब। अब क्या हुआ कि जो डंडे पड़े हैं जो कनॉट प्लेस पे, उसने उन स्मृतियों को अचानक से लोग जो है युवाओं में एक बेचैनी है, मेरी भांजी है उसने मुझे फ़ोन किया। ये जानने के लिए सिर्फ़ कि 2011-12 में जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तो वो सरकार उसको किस तरह से हैंडल कर रहे थे। उसके बाद हुँ, मैं देख रहा हूँ कि युवाओं में बहुत तेज़ी से जो है वीडियो फॉरवर्ड हो रहे हैं जो मतलब, कि संसद में किस तरह से उस पे बहस हो रही है। प्रधानमंत्री किस तरह से अपील कर रहे हैं जो अन्ना हज़ारे से या पेंशन तोड़ दीजिए और किस तरह से समितियाँ बनाई जा रही हैं, किस तरह से उस राजनीतिक प्रक्रिया के तहत उसको हल करने की कोशिश की जा रही है और अब क्या हो रहा है। तो अब और तब का अंतर जो है, वो एक बार विमर्श के केंद्र में आया है और वो बहुत ही अपरिहार्य बात है मेरे हिसाब से और उसको आगे बढ़ना ही चाहिए। एक और बात जो है कि बाकी ये अपने आप में एक तरह का जो कहते हैं ना कि एक क्योंकि मतलब बच्चे मतलब कि इस समय के जो नए वयस्क नौजवान लोग हैं वो इसको लेकर आए हैं सामने और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये जो पूरा बीजेपी आरएसएस का जो अप्रोच रहता है जन आंदोलनों को लेके वो काफ़ी जिसको कहते हैं कि क्लूलेस या उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको डील कैसे करें इसके साथ। और इसमें या तो वो उनके पास 2 विकल्प हैं। एक कि वो पीछे हट जाएँ और जो है जो माँगा जा रहा है उसको मान लें, जो कि वो कभी नहीं करते। दूसरा है कि वो और अधिक निरंकुश हो जाएँ और अधिक क्रूरता दिखलाएँ इन बच्चों पे। जैसे कि हमने देखा बच्चों के लड़कों के साथ लड़कियों के साथ अ, कई सारे तो बहुत ही जिसको बोलते हैं कि वो मोलेस्टेशन जैसी घटनाएँ सामने दिखे, उनके कपड़े फाड़ते हुए दिखे, उनको धक्का देते हुए दिखे, उनके साथ डंडे मारते हुए दिखलाई पड़े वो। तो ये जो विकल्प की बात है कि वो और दोनों ही विकल्प के अपनाने के बाद वो हार उसी की उन्हीं की होगी इसमें। इसमें ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसा लगता है कि सरकार और ये जो पूरा ये फ़ोर्स है इनकी, मोदी जी की वो अ, इसमें कोई इनकी जीत कहीं होती हुई दिखलाई नहीं पड़ रही। तो उसमें आप कैसे देखते हैं कि ये लोग कैसे सोचते हैं? उसको कैसे आगे आगे क्या होने वाला है? कैसे आगे चलेगा ये? जी, निदेश जी मुझे बहुत स्पष्ट मानना है मेरा कि ये सरकार जो है जिस तरह से वह बर्ताव कर रही है, वो किसी डिक्टेटरशिप का अंतिम चरण जब होता है ना, तो जैसा बर्ताव होता है वैसा है तो। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं, कि अब नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे, तब उनकी बातें क्या थी जो मतलब, उनकी बातें ये थी कि जो हम भारत को सिंगापुर बना देंगे। हमें 10% का ग्रोथ रेट अचीव करना है फॉर मैनी ईयर्स ताकि हम जो है एक विकसित देश हो जाएँगे मतलब। हम जो है हर साल 2 करोड़ नए रोज़गार हम सृजित करेंगे। वहाँ पे राम मंदिर का जो उनका मुद्दा है वो कहीं जो मतलब 70वें नंबर पर था बीजेपी के मैनिफेस्टो पे।
तो मेरा ये कहना है कि हिंदू रक्षा के नाम पे अगर नरेंद्र मोदी ने उस समय जो है वोट माँगा होता, तो उनको 100 सीटें भी नहीं मिलतीं। वो जानते थे, क्योंकि वो पिछले 20-25 साल से 1991 से लेके 2014 से पहले तक का जो पूरा का पूरा हुँ, जो नैरेटिव था जो देश का, वो आर्थिक विकास था। और अटल बिहारी वाजपेयी में भी यही मान आ रहे थे कि वो कहते थे कि ये लिबरलाइजेशन पार्ट 2 है। मतलब पार्ट 1 को वो डिनाई नहीं करते थे कभी भी। वो कहते बिल्कुल। थे कि हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुए, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये इन्होंने आके ये घोषणा की कि इससे पहले तो भारत था ही नहीं, और चुनाव जीतने के हुँ, बाद या पहले कहा होता उन्होंने तो वो हार ही गए होते मतलब। हुँ, तो ये समझने की बात है कि नरेंद्र मोदी उसी चोर रास्ते से आए हैं जैसे कोई फ़ासिस्ट ताकत आती हो, अपना असली चेहरा छिपा के। और इनका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन अगर आप देखें तो किस तरह से चला है। 2014 में आए, उसके बाद 2017 के आस-पास ये पहला जो है नहीं 15 के आस-पास, आप माफ़ माफ़ कीजिएगा। अखलाक का जो मामला पहला होता है लिंचिंग, वहाँ पे इस सरकार ने अपने आप को टेस्ट किया, धीरे-धीरे कि जो है देश किस तरह से इस पे प्रतिक्रिया दे रहा है। उनके तो बहुत ही एग्रेसिव जो है एक जो विध्वंसक बिरादरी थी, जो बजरंग दल या बाकी लोग कहें जो मतलब वो ज़्यादा मुखर थे, तो उससे संदेश ये गया कि लोग पसंद कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो फिर धीरे-धीरे शुरू में आपको याद होगा कि जो इस तरह संविधान वगैरह बदलने की बात होती थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ये कहते थे कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। हमारी सरकार में जो इक्का-दुक्का लोग हैं, साध्वी निरंजन ज्योति थी या कुछ और लोग थे, ऐसे 2-4 नाम, उनको फ्रिंज एलिमेंट कहते थे। अब फ्रिंज साध्वी एलिमेंट से प्रज्ञा। बदतर जी, जी, जी। फ्रिंज एलिमेंट से बदतर बयान स्वयं प्रधानमंत्री के हैं आज की डेट में, जो ये कहते हैं कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचानो, और ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएँगे और आपका ये करेंगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ये हुआ है कि सत्ता तंत्र के जो है, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ अगर ये तो एक दिक्कत ये है हम सब लोगों के साथ, जो कई चैलेंज प्रस्तुत किए हैं इस समय ने, उसमें एक चैलेंज ये है कि हम संसदीय भाषा में इस देश में जो कुछ हो रहा है उसको हम कैसे बयान करें। तो ये बड़ा कठिन है जी मतलब कि अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता के कपड़े उतरते गए, आहिस्ता-आहिस्ता करके, और अभी जो है ये पूरी जो सत्ता है जो एक फ़ासिस्ट सत्ता सत्ता उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा इसको, ये बिल्कुल नंगी खड़े हैं। तो अब इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि ये इनको बल प्रयोग ही आता है और तो कुछ आता नहीं है जो। देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं आता इनको, क्योंकि अगर जी, आता तो ये हमें हमें अलग-अलग तरीकों से जो है इतने जो क्राइसिस आए उसमें वो दिख जाता। तो इनको 2-3 चीज़ें आती हैं, एक तो ब्लैकमेलिंग आती है कि आपने एडी-सीडी भेज दिया जो भी है मतलब। तो उसमें इनका काम हो जाता है, जो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। अब अब एक छात्र जो है जो बेचारा अगर 4 अटेम्प्ट के बाद उसका पेपर लीक हो गया जो मतलब, आप ईडी और सीडी से कैसे आप डराओगे? सीबीआई से कैसे डराओगे आप उसको? एक पिता जिसने अपना बेटा खो दिया, जो आत्महत्या कर ले, उसके पास खोने का कुछ नहीं है। तो उसने कफ़न बाँध लिया सर पे, तो स्थिति आज की ये है जो मतलब। तो स्मृतियाँ जो असली बात ये है कि बार-बार लौट के वापस आ रही हैं, और हम सबको उस तरह से देखना चाहिए कि जो पिछली जो घटनाएँ थी जो इस तरह की, तो उसको पिछली सरकारों में उन घटनाओं को किस तरह से हैंडल किया था, ये हमारी जो है पब्लिक मेमोरी से मिटा दी गई है। तो आज ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हम तमाम घटनाओं पे बात करें। जैसे मैं एक उदाहरण निर्भया का देता हूँ आपको, कि निर्भया का जब मामला हुआ था जो मतलब, तब बेटी बचाओ के नारे के साथ जो है गुजरात से जो नरेंद्र मोदी बहुत मुखर थे, और मुझे याद है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और आरएसएस के लोगों ने और जो भी उनके जो एलिमेंट्स हैं जो, उन्होंने इंडिया गेट पे बहुत बड़े-बड़े प्रदर्शन और बहुत ही मैसिव जो है वायलेंट प्रोटेस्ट किया था। अब आप देखिए इसको आप छात्रों के आंदोलन से आप ये कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कि वहाँ मुद्दा क्या है और वहाँ आपने कब किया, जबकि सरकार ने विशेष विमान की व्यवस्था करके निर्भया को भेजा है इलाज के लिए सिंगापुर के लिए, जी। सिंगापुर भेजा है। जब निर्भया का शव आया तो यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ठिठुरती रात में दिसंबर में एयरपोर्ट पे खड़े थे। ये मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसे बहुत बिरले उदाहरण होंगे, जब एक सिविलियन की डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे खड़ा हो। और उसपे भी आपने इतना भी डंडा खड़ा किया और इतना ज़्यादा ये किया कि सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं कर रही है। और उसके बरक्स अगर आप देखें तो आपने क्या किया? पहलवान लड़कियों को आपने पिटवाया जो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जो है, जो ओलंपियन है आपके लिए मेडल लेके आई हैं देश के लिए। आप जो है बेटी बचाओ आप बात कर रहे थे, वाराणसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हो रही थी,
और वहाँ के वो सांसद हैं, वहाँ कुछ लड़कियाँ बीएचयू की, इस बात के लिए वो सड़क पे बैठी थी प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से कि जो लड़के हैं जो है उधर बॉयज़ हॉस्टल के लड़के हैं हमें मोलेस्ट करते हैं और हम पुलिस के पास हम जाते हैं शिकायत करने के लिए जो है, तो वो पुलिस भी हमारी नहीं सुनती और उन्होंने जो बताया वो बहुत ही हॉरिफाइंग जो बातें थी। उन्होंने एक लड़की का मुझे ये बताना पड़ेगा कि उसने कहा कि ये हमें खिड़की से ये दिखा के मस्टरबेट करते हैं हमारे सामने और ये जब शांतिपूर्ण एक माँग थी तो वहाँ भी लाठियाँ चलवाई गई। तो आप ये चीज़ें आप क्योंकि पब्लिक मेमोरी से गायब है इसलिए लोगों को पता नहीं है ये बातें जो मतलब क्योंकि वो तुलना नहीं कर सकते वो। आप देखिए करप्शन की अगर आप बात करते हैं जो मतलब, तो आपको याद होगा कि टेलीकॉम का जो कथित घोटाला था, उसमें जो संचार मंत्री है राजा जेल में था, है ना? उस समय जो और बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल कहते थे जो उस समय कि सरकार का ये कोई क्रेडिट नहीं है यूपीए गवर्नमेंट का, क्योंकि ये तो अदालत के आदेश से है। तो अदालत का आदेश अब क्यों नहीं है इस पे विचार कीजिए आप। आप देखिए अदालत का आदेश नहीं है, आज का मैं चीफ जस्टिस का मैं बयान देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फुटेज देख सकें। जी। आपके पास जो है करोड़ दल के साथ बैडमिंटन के लिए टाइम है आपके पास। आपके पास अपनी मर्ज़ी से जो भी है, कोई भी जो है अ, किसी भी तरह का जो है मतलब जो पॉलिटिकली सूट करता हो, वैसा कोई भी जो है पीआईएल या कोई और दूसरी याचिका है सुनवाई उस पे सुनवाई का टाइम है आपके पास। लेकिन जहाँ आप छात्र पिट रहे हैं और वीडियो एविडेंस के साथ कोई गुहार लगा रहा है तो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की क्या स्थिति है आज। श्री नरेंद्र मोदी ने ये बिना किसी शक के ये कह सकते हैं कि हर एक हर एक संस्थान को उन्होंने जो है भ्रष्ट और अनैतिक बनाया है और उसके साथ-साथ एक बड़ी बात है जो बहुत दुखद बात है कि समाज को भी अनैतिक और भ्रष्ट बनाया। तो इसका उदाहरण है आप देखिए कि जो बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि मेरे माँ-बाप ऐसे हैं जो मतलब और वो भक्त हैं और ये अंधभक्त हैं और वो हैं जो है, वो हमें आने नहीं दे रहे हैं, लड़की रो-रो के कह रही है। तो ये क्या है? तो अब होता ये है कि समाज के भीतर जो है ना, उसका जो है बहुत त्वरित प्रभाव पड़ता है जो राय सत्तातंत्र ऊपर से जो करता है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको दूँ, एसआईआर का जो मामला हुआ है, उसके बाद आप पता कीजिएगा मेरा तो ख़ैर मैं खुद मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्या हुआ है। हमारी हाउसिंग सोसाइटी है नोएडा में मतलब, वहाँ पे जो है वोटिंग जब चल रही है, तो वहाँ डिफरेंचाइज़ कर रहे हैं लोगों को, कि आपके पास पुराना कागज़ नहीं है जो है आपने उसे नहीं खरीदा, आपके पास ट्रांसफ़र नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो ये देश में ये सिलसिला है पूरा। तो ऊपर की जो सत्ता करते हैं, जो सबसे निचले पायदान का व्यक्ति भी वही करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, समझने की बात है हम सबको। हुँ। इसमें एक और जो बात है वो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो स्मृति के साथ-साथ जो एक जो नया जो नॉर्मल बन के आया है, जैसे कि हम दिल्ली पुलिस के लोगों को देख सकते हैं जो कि दरअसल सड़क छाप गुंडों की तरह बर्ताव करते हुए दिखलाई पड़े और उनमें ऐसे लोग थे जो सिविलियन क्लोथ्स कपड़े पहने हुए थे जो सिविलियन टाइप के जो है मतलब बिना पुलिस के वर्दी वाले नहीं थे और वो भी लाठियां बरसा रहे थे और उनको उनसे कोई पूछ रहा था तो उसके जवाब भी नहीं दे रहे थे वो। पुलिस के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो है अपनी नेम टैली या नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी। आरएएफ के बारे में ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और कई लोगों के एक मैंने फ़ोटो देखा जिसमें उसकी आँख की बिल्कुल आँख के नीचे एक छर्रा लगा हुआ था और कई जगह उसको चोटें लगी हुई हैं। तो ये जो पूरा एक अराजकता जो इन बच्चों पे जो कि देश के ही बच्चे हैं, देश के नौजवान हैं, इन पे जो एक तरह से छोड़ा गया है, वो ब वो किस तरह से मतलब इसमें क्या लॉजिक क्या है? ये कोई इसमें कोई राजनीति है? क्योंकि एक बात तो ज़ाहिर हो गई जो आप बता रहे हैं ये कि अब जब स्मृतियाँ लौट रही हैं या लोग पूछ रहे हैं कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है, तो उसमें एक और चीज़ हुई है कि वो लोगों ने डरना बंद कर दिया है। अब किसी को डर नहीं है इस बात से कि आप उनके साथ क्या करेंगे और इसलिए वो एक तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं। वो कल रात को सब तोड़ दिया, उसके बाद दोबारा आ गए 20 जुलाई की रात को फिर दोबारा आ गए। कल से फिर वहाँ पर भीड़ बनी हुई है और ये ड्रामा फैलता जा रहा है और इनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या उसमें आगे करें। राकेश आपने एक धर्मेंद्र प्रधान पर भी एक पीस लिखा जो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे कि ज़ाहिर तौर पे प्रधान अगर इस्तीफ़ा देंगे या उनसे लिया जाएगा तो नरेंद्र मोदी को बहुत सारे बाकी मंत्रालयों की और खुद की भी
जवाबदेहियाँ शायद तय करनी पड़ेंगी। और अब तो मामला क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक का रह गया है या फिर ये मामला अमित शाह तक भी आ गया, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने ये इस देश की औलादों की जो पिटाई करवाई है, और जबकि उनकी खुद की औलाद जो है वो काफ़ी अभूतपूर्व तरक्की करते हुए अपनी काबिलियत और प्रतिभा के कारण जो है वो काफ़ी ऊपर पहुँचे हैं। पर जो बच्चे बाकी जो बच्चे सपने देख रहे हैं, बाकी जो बच्चे परीक्षाएँ दे रहे हैं, उन सब की वो इस तरह से पिटाई करा रहे हैं जिसमें डंडों में कीलें लगी हुई हैं, पैलेट बंदूकें लगी हुई हैं, बंदूकें का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैलेट बंदूकों का। लड़कियों से बदतमीज़ियाँ की जा रही हैं, खुलेआम जो है संसद की नाक के नीचे। और ये दिल्ली पुलिस, हम कह सकते हैं दिल्ली पुलिस है, बट दिल्ली पुलिस किसके नीचे काम करती है? उसका इंचार्ज कौन है? उसका इंचार्ज देश का गृह मंत्री है, और देश के गृह मंत्री का इंचार्ज कौन है? वो नरेंद्र मोदी है। तो ये जो पूरा साथ-साथ चल रहा है ड्रामा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तो क्या मामला सिर्फ उस धर्मेंद्र प्रधान तक रह गया है अभी ये? नहीं, उसमें 2 बातें आपने कही और एक-एक करके मैं आता हूँ उन पे। एक तो पैलेट गन की वाली जो तस्वीर है अभी मैंने देखी, अगर वाक़ई अगर वो सच है तो बहुत ज़्यादा दुखद, बहुत डरावना और बहुत विचलित करने वाला है, और उससे ये समझ में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और थोड़ा पीछे लौटे तो आपको याद होगा जब 370 हटाया था उन्होंने कश्मीर से और कर्फ्यू 3 महीने तक था, तो लोग प्लॉट खरीदने जा रहे थे कश्मीर में। अब हुँ। उन्होंने दिल्ली में ही कश्मीर का मज़ा दे दिया पूरे दिल्ली वालों को, मतलब, तो पूरे देश को कश्मीर बना रहे हैं ये। तो ये बहुत दुखद, बहुत डरावनी बात है। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा की जहाँ तक सवाल है, एक फ़िल्म आई थी हमारे कॉलेज के दिनों में, आपने भी ज़रूर देखी होगी नितेश जी। फ़िल्म का नाम था हुँ। शिवा, नागार्जुन का की वो फ़िल्म थी जो है, नागार्जुन और रमला, वो कॉलेज पॉलिटिक्स और ये था जो, मतलब, तो उसमें एक विलेन होता है भवानी। तो स्कूल में जब कॉलेज में जब कुछ यूनियन वगैरह की मारपीट होती है जो, मतलब, तो भवानी क्या उस पे जो है क्या टेक होता है जो है, भवानी जो गैंगस्टर है, वो बोलता है ये तो कॉलेज के लड़कों का लफड़ा है, लेकिन ये मालूम होगा कि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो लोग सोचेंगे भवानी डर गया और भवानी के आदमी को मारा शिवा ने जो, मतलब। तो ये धर्मेंद्र प्रधान में पूरी की पूरी यही साइकी काम कर रही है उसमें जो है, और उससे हम सबको ये समझना पड़ेगा कि डिक्टेटरशिप की जो साइकी है वो क्या होती है, मतलब वो। आपके लिए बहुत ये आसान था कि आप धर्मेंद्र प्रधान को ये कहते कि मेरा हृदय व्यथित है और हमने तो अपना सब कुछ बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं एक नैतिक आधार पे जो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और वो उनको जो है उनका जो है आईटी सेल लाल बहादुर शास्त्री के बराबर खड़ा कर देता जाके धर्मेंद्र प्रधान को, ये विकल्प था। और ये आसान विकल्प था, बीजेपी को सूट करता है, इस तरह के पैतरे करते भी हैं, फिर भी नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि एक बात समझने वाली है कि जो हम कहते हैं कि हर एक संस्थान को मोदी ने भ्रष्ट किया है, उन संस्थानों में बीजेपी भी शामिल है। एक पॉलिटिकल पार्टी जैसी होती है बीजेपी, वैसी पार्टी थी, लेकिन जो एक 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 पॉलिटिकल जो है पार्टी के जो काम करने का जो तरीका होता है और जो सारी चीज़ें, वो भी अब बदल गई हैं। अब एक व्यक्ति के पीछे चलना है पूरी पार्टी को। बीजेपी का मतलब आज की बीजेपी में कौन लोग हैं? आज की बीजेपी अगर आप देखें तो जो है कुछ बहुत रसूखदार नेता, कुछ बहुत बड़े उद्योगपति, कुछ जो है भगवाधारी ठग, और बाकी जो है बहुत सारे हैं उसके साथ-साथ जो है, मतलब, स्टेक होल्डर जो ऐसे-ऐसे दाएँ-बाएँ के जो, मतलब, जिनके अपने खेल खेल रहे हैं, जिनके ठेके और जिनके अलग-अलग जो है धंधे जो है सरकार के शासन के दौरान बने हैं, ये लोग सब मिलके जो, मतलब, उस पार्टी को चला रहे हैं, मतलब। तो ये इतना सीधा रास्ता जो कि इस्तीफे का हो सकता था कि देश में आग लगने से बच जाती, ये मुद्दा भी दब जाता। उसके बदले उन्होंने ये रास्ता चुना कि तुमको जो करना है करो, इस्तीफे वगैरह तो नहीं होते हमारे यहाँ, भूल जाओ। मतलब ये है कि अगर हाँ, ये भी कि इस्तीफा ये दे सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो मान रहे हैं कि हाँ, हमारी गलतियाँ हुई हैं, हम ठीक कर रहे हैं, पर इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं। जैसे कि पहलगाम के समय भी यही था, जब ये कहा गया कि हाँ, हमसे चूक हुई, हम देख नहीं पाए, हमारा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कुछ काम नहीं कर पाए, 6 लोग पता नहीं कहाँ से घुस के आ गए और ये मार के चले गए हमारे भारतीयों को। अभी भी ये हो गया, हाँ, गलती हो गई, ये कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ कोई ज़िम्मेदार नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी इस बात की कोई इंचार्ज नहीं है कि ये जो जिसकी जिसकी ज़िम्मेदारी तय की जाएगी उसको उसका वो उठाना पड़ेगा कि हाँ, भई मेरा ज़िम्मेदार है, मैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ये पद जो है। कि ये लगातार ये होता है, कोई धर्मेंद्र प्रधान कोई अकेला थोड़ी ना है, पहली बार ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि ये पूरा देश इस समय कथावाचन पे चल रहा। अब एक कथावाचन से 2014 जीत लिया आपने, ठीक है चलो। 2014 में के बाद से आपको 19 के पहले याद होगा कि जो आंकड़े थे जो है बेरोज़गारी के, वो 45 साल के सबसे नीचे थे जो, मतलब।
उसी समय हुँ। अचानक पुलवामा आता है जो मतलब, और पुलवामा आने पे जो है प्रियंका गांधी वगैरह ने, मुझे याद है कि श्रद्धांजलि देके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल की। मोदी जी ने मैन वर्सेस वाइल्ड, ये उनका शूट चल रहा था कहीं कारपेट में जो मतलब, वो शूट खत्म किया, उनको पता था मतलब। अगले दिन वो उन्होंने प्रकट हुए देश के सामने और सौगंध इस देश की खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा। तो उसके बाद वो अस्थि कलश घुमाए गए। आज तक किसी को पता नहीं है कि मतलब वो सिक्योरिटी लैप्स क्या था। उस पे बहुत कुछ बोल चुके सब सतपाल मलिक, हम दोहराएँ तो क्या बात है। तो कथा वाचन ही चल रहा। तो कथा वाचन की एक सीमा है, आप कितना बर्बाद करोगे देश को, ये अब सवाल है ना, कितना? अब यही हर समर्थक भी पूछ रहा है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर कितना? कोई थ्रेशोल्ड तो होगा मतलब। इस ये शायद सबसे 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 जो बुरा काम है सरकार का, वो ये है कि सरकार सरकार बने भी रहना चाहती है। सरकार गलती भी कह रही है, हाँ, गलतियाँ भी हो रही हैं, पर हम उसको मानेंगे नहीं और उसके लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराएँगे। और साथ में अब जो ये जनता बंधु का ये जो आंदोलन है, और हम देख रहे हैं कि कल राहुल गांधी वहाँ पर सीधे प्रधानमंत्री के निवास या घर जो भी है वहाँ पर वो धरने देने पहुँच गए, और तल तत्काल सरकार को लगा कि उसके साथ सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, मतलब कि ये खतरा पैदा हो गया प्रधानमंत्री के लिए। सरकार खुद जो खतरा पैदा कर रही है इन सारे नौजवान लोगों के लिए जो कि अपना हक मांगने के लिए संसद जाना चाहते हैं या वहाँ पे अपनी मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका खतरा क्यों नहीं दिखलाई देता सरकार को? 2 बातें मैं कहूँगा निदेश जी इसमें। एक तो ये है कि ये जो अभी रेज़ीम है अभी का, जो भारत में, वो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, ठीक है? और आने वाले दिनों में इसकी तो मुझे लगता है कि 100-150 किताबें लिखी जाएँगी, वर्षों तक शोध होंगे इस पे। और नार्कोस जैसी जो है सीरीज़ जो है मतलब, वो तो अभी से लोगों ने रजिस्टर करा लिया होगा। इसमें एक नाम होगा राइज़ एंड फॉल ऑफ गौतम अडानी, ठीक है ना? ये रजिस्टर्ड होगा, आप ढूँढ के देखिए, आपको शायद नहीं मिलेगा मतलब वो नाम। तो ये क्या है? देखिए, अब ये शुद्ध फ्रॉड के अलावा कुछ है नहीं जो मतलब। इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि राजनीति मत करो। आपका सारा कुछ ना राजनीति है जो मतलब, आप जो है गलगोटिया का जो मतलब चोरी करवाते हैं, आप जो चोरी का चाइनीज़ लोगो वहाँ दिखाते हैं, तो उसके बाद सैम ऑल्टमैन का हाथ पकड़ के आप उठा देते हैं वहाँ पे जो है, जैसे पॉलिटिकल रैली में है और राजनीति नहीं, तो क्या है मतलब वो? मतलब क्या है? आप देखिए एआई का जो क्या बजट है भारत में जो मतलब एनवीडिया और उसकी जो है कानोआ है जो मतलब, वो 10 गुना होंगे जो मतलब भारत के एआई के बजट से। तो अब ये होता है कि राजनीति मत करो, ये सबसे बड़ी राजनीति है, और उसमें बहुत उन्होंने ये कामयाबी भी हासिल की है कि ये इन्होंने कभी भी ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी जो बात, आप पॉलिटिक्स को कैसे देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे ना, कि एक पार्टी ने एक चीज़ पे जो एक स्टैंड लिया, तो दूसरी पार्टी ने क्या क्या किया उस पे जो मतलब, उसी मामले में जो मतलब, वो दृष्टि जो है मोदी ने वहाँ से वो ब्लॉक करा दिया है जो मतलब, पूरा जो इनका कॉर्पोरेट मीडिया है वो ब्लॉक करा दिया है उन्होंने जो मतलब। आप जो यूट्यूबर को आप धमकाते हैं, आप तमाम जो इन्फ्लुएंसर जो है लोगों को धमकाते हैं। आप जो है, आप एकेडमिक काम हो रहे थे सिटीज़ में, आपने देखिए कि जो है एक उस पे जो एक चुनावों में जो घपले हैं, उस पे कोई शोध किया था किसी ने जो है कि बड़ी यूनिवर्सिटी में, उस प्रोफ़ेसर को निकलवा दिया आपने जो मतलब। इतने ज़्यादा एफआईआर हुए जो मतलब। तो राजनीति मत करो, इससे भाई हम राजनीति क्यों नहीं करें, जब आपके राजनीतिक फैसलों को तहत ही तो भई 20 बच्चे मर रहे हैं। भाई आप धर्मेंद्र प्रधान 2021 से देश के शिक्षा मंत्री हैं। आप ये बताओ कि उनके रहते हुए 3 बार क्यों हुआ जो पेपर लीक? कौन लेगा इसकी ज़िम्मेदारी? आपने जो एक एक जो पपेट जैसी एक एजेंसी बैठाई है जो एनजीओ की तरह है जो मतलब, उसकी कोई वैधता भी नहीं है, कुछ है ऑडिट नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन? ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ही हुआ है ना मतलब। तो आप करें तो वो राजनीतिक काम, और बाकी लोग अगर उस पे सवाल उठाएँ तो वो राजनीति है मतलब। तो ये तो अब चलने हाँ, वाला नहीं है मतलब। बहुत क्योंकि ये ज़्यादा सबसे मतलब। बड़ी बात है कि बजाय इसके कि वो एक भी बात कोई सहानुभूति जताते हुए इन छात्रों के लिए कहते हैं जो लोग हड़ताल पर हैं, जिनकी पिटाई हो रही है, जिन्होंने आत्महत्या की, उन परिवारों के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का मुँह खुलवाने के लिए राहुल गांधी को पीएम के जो आवास के सामने धरने पर बैठना पड़ा, और तब जाके उन्होंने एक अपना लंबा-सा बयान जारी किया। मतलब इनके लिए जो इनका जो ऑब्सेशन है वो देश नहीं है, इनका ऑब्सेशन इस देश के लोग भी नहीं हैं, इनका ऑब्सेशन ये भी नहीं है कि जो लोगों की समस्याएँ और उनके जो चुनौतियाँ हैं,
इनका इनका ऑब्सेशन सिर्फ राहुल गांधी और विपक्ष है कि वो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारे, तो दरअसल एक तरफ लोगों का डर खत्म हो रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ सरकार का जो डर है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो अब इनकी प्रतिक्रियाओं से दिखलाई पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, धर्मेंद्र प्रधान की और इस सरकार की। मतलब इनको मैं वही जो आपको कह रहा था कि एक समस्या ये होती है कि आप किस भाषा में इनके बारे में आप बात करेंगे। अब बहुत कठिनाई होती है बात करने में। अब मैं उदाहरण आपको दूँ तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि अब गली मोहल्लों की लड़ाइयाँ क्या होते थे कि किसी ने कहा कि भाई मेरे तुमने 5,000 रुपये दबा रखे हैं और मैं 2-3 साल से मांग रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, मेरी बीवी बीमार है, दे दो। तो उन्होंने कहा कि जो है मतलब अरे जब होगा देख लेना, दे देंगे जब होगा तो। अरे दे दो भाई मेरे। उसने कहा कि दे दो, उसने कहा नहीं दूँगा बे। उसने बोला कि इससे अच्छा चोरी कर लेता। अब वो चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे चोर क्यों कहा? नहीं पहले ये बताओ तुमने मुझे चोर क्यों कहा? 5 लोग आ गए वहाँ पे और इसने मुझे चोर कहा, ठीक है ना? फिर पूरी दुनिया जो हुँ, मतलब अब वो आगे को पिछला चला गया पूरा जो मतलब कि मूल मुद्दा क्या था मतलब, तो अब चोरी पे ही वो हुँ, पूरी कहानी बनेगी मतलब। तो ये जो 3 पत्ते खिलाने वाले लोग और स्टेशनों पे आपने देखे होंगे मतलब, तो जो उनकी शैली होती है वो भारतीय राजनीति की शैली है अभी जो मतलब। और ये देश का दुर्भाग्य है अरब कि देश में जो है, ये दिन भी हमको देखने पड़ेंगे हमने कहाँ से चाहता किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी फिर इस बात को हम लोग यहाँ पर अब खत्म करते हैं, पर अब ज़ाहिर तौर पे आप ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली की तरफ किसान कूच करने लगे हैं, तो उसके बाद अब सिर्फ छात्र नहीं हैं जो अपना सवाल उठा रहे हैं, किसानों के अपने सवाल हैं। सरकार के पास उनके भी जवाब साफ-साफ नहीं हैं। वहाँ भी अभी आप सुनेंगे कि वो भी कैसे एंटी नेशनल हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो जो हैं विपक्ष के लोग हैं। अभी आप किसानों के बारे में अभी ये सब सुनेंगे। तो जो भी इस देश, इस सरकार नरेंद्र मोदी से कोई भी जो भी सवाल करेगा, पहले तो उसको इस पूरी उससे ड्रिल से गुज़रना पड़ेगा कि अर्बन नक्सल है, एंटी नेशनल है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, सोरोस का सपोर्ट है, फलाना है, ये सब के बाद जब वो उसके बाद फिर वो ये ब तब वो किसी जगत प्रकाश नड्डा को बात करने के लिए भेजेंगे और जगत प्रकाश नड्डा जो है, उस कागज़ को लेके बैठे रहेंगे। वो समाधान तो लाते हुए वो अभी भी दिखलाई नहीं पड़ रहे। पहले भी नहीं दिखलाई पड़े थे जब किसानों से बातचीत चल रही थी। तो ये हम लगातार होता हुआ देख सकते हैं और 1-2 बार तो शुरू में लगता है कि एक नोवेल्टी होती है कि एक चीज़ नई चीज़ पहली बार हो रही होती है। पर अब जो है वो अपने ही जो भी वो कुछ करते दिखलाई पड़ रहे हैं, वो एक तरह से एक प्रहसन की तरह है जहाँ पे अ, वो विदूषक की तरह दिखलाई पड़ने लगे हैं क्योंकि अब उनके पास कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश इस बातचीत में शामिल होने के लिए और दर्शकों आपका भी। आपके भीतर भी इस तरह के जो सवाल हैं उनके बारे में आप हमसे बात कमेंट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप शेयर कर सकते हैं अपने हमख़याल लोगों के साथ। इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ सहयोग भी कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिए और इन चीज़ों पर अपनी निगाह बना के रखिए क्योंकि इस वक़्त शायद देश में जो भी कुछ हो रहा है, वो सभी को काफ़ी विचलित करने वाला है। नमस्कार। नमस्कार। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं? और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं आपसे
कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।